मौसम भी सर्दियों का आ गया है, ये तो हड्डियों के चटकने का, खटकने का, और वो कहते हैं कि जी पुराने दर्द उठने का जो है वो मौसम होता है। अक्सर आपने ये शिकायत सुनी होगी घर वालों से कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी किसी ज़माने में हड्डी टूटी होती है तो सर्दियों में उस जगह बड़ी तकलीफ सी जो है वो फील होने शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है फ़हीम कि जब ऐसा मौसम जैसे ही चेंज होता है, ये भी नहीं कि ज़्यादा सर्दी आती है, जैसे ही हल्की आती है फ़ौरन ही हमें महसूस होता है कमर का दर्द निकल आया है, घुटनों का दर्द निकल आया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर हजरात ज़ाहिर है वो मसीहा की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करें और उनसे जानें कि आखिर डॉक्टर साहब ये वजह क्या है। तो इस वक्त डॉक्टर अब्दुल नबीद खान साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम टू आवर शो। अच्छा सर, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो तो न्यूरो पे जो है वो न्यूरो सर्जरी पे जो है वो ज़्यादा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं, न्यूरो सर्जन है बिल्कुल। आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें हर चीज़ कनेक्टेड तो आपकी नसों से ही है। जी जी। तो वो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है, ये तो गालिब साहब भी कह कहते हैं डॉक्टर ना होने के बावजूद। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो सर्दियों में ये टीसें उठती हैं, जो दर्द निकल आते हैं, जिसको कहा जाता है कि जी पुराना दर्द है, दर्द उठ रहा है, ये सर्दियों में ही क्यों होता है, क्या वजह होती है और इससे नर्व्स क्यों इतनी कनेक्टेड होती हैं? क्योंकि नमनेस आती है आपकी बॉडी में, आपके पैरों में नमनेस फील होती है, तो क्या रीज़न है इसका? देखिए, रीज़न बहुत सिंपल सा है कि हम जो मूवमेंट करते हैं, जितने ज़्यादा अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया है कि जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं उतने ज़्यादा आपके जॉइंट मूव करते रहते हैं और उसमें मूवमेंट में आपको पेन या मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं होते। जैसे ही हमारी मूवमेंट्स कम होती हैं, जॉइंट पेन, बैक पेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और आमतौर पे सर्दियों के मौसम में देखा गया है कि क्योंकि सर्दी के मौसम में लोगों की एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, घर में रहते हैं, एक्सरसाइज, जिम, जिकोजीज वगैरह ये कम हो जाती हैं, तो ये डिसऑर्डर्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। साथ साथ फिर ये फीवर, फ्लू, ज़ुकाम वगैरह इंसान की इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो इसकी वजह से भी जॉइंट का में पेन बढ़ जाता है। ये मेन रीज़न होती है। और जो नर्व्स की आप बात कर रहे हैं वो सिमिलरली जब बैक पेन होता है, नर्व पे प्रेशर आता है, स्टिफ आता है, तो पेन रेडिएट करता हुआ महसूस होता है पाँवों में, हाथों में, उसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे और बताइएगा, ये तो ठीक है सर्दियों जैसे ही आती हैं हम लोगों को ये दर्दें शुरू हो जाती हैं। एक आजकल मैंने कॉमन प्रॉब्लम सुनी है जो कि मेरा ख्याल है बूढ़ों में तो चलो जी एज फैक्टर भी होता है, हम सुनते ही हैं, यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा है जी। मैं सोया हुआ था तो मेरी वेन पे वेन आ गई, मुझे क्रैम्प्स पड़ने लगे, मेरी आंख खुल गई और इतना दर्द था कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था या लेटा भी नहीं जा रहा था। फिर अक्सर हम ये देखते हैं कि हाथों की वेन्स पे वेन आ जाती है कि आपका हाथ एकदम खुल नहीं रहा, अकड़ गया। ये क्या प्रॉब्लम होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है? इस क्रैम्प्स पे जो है वो सारिश ने जो सवाल में क्रैम्प यूज़ किया ना, इस पे ज़रा खास नज़र रखिएगा क्योंकि मोहम्मद रिजवान तक ये क्लिप हमने पहुंचाना है, जो हर मैच में उनको क्रैम्प आता है और वो टांग उठा के गिर जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए बात ये है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है, करंट लाइफ स्टाइल, अगर आप आज से 10-15 साल पहले चले जाएं उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। आप ज़रा सा छोटा डिस्टेंस तय करना हो, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ज़्यादातर मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कहाँ है? दूसरा जो आप देखें, हम कराची शहर की बात करते हैं, हमारे पास क्रिकेट के, हॉकी के, फुटबॉल के मैदान ख़त्म होते जा रहे हैं, हर तरफ आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, शादी हाल बनते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स हर जगह हैं। तो अगर आप बच्चों से पूछें तो पूछते हैं कि मैं अपने बेटे से कहता हूँ तो वो कहता है कि जी मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं, मैं मोबाइल से प्ले स्टेशन। तो ये चीज़ें, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है तो फिर इंसान की जॉइंट पे प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली आता है। यानी उसी वजह से है ये। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था, कोई ब्राज़ीलियन वो थी एक डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर आपकी बॉडी में 600 के करीब कुछ मसल्स होते हैं टोटल, अगर काउंट किए जाएँ तो मसल्स तकरीबन 600 छोटे बड़े मिला के तकरीबन, हाँ इतने होते हैं। और अगर आप वॉक करते हैं तो उसमें से 556 या 557 के करीब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज हम अपने मरीजों को यही कहते हैं कि आप एज लॉन्ग एज यू वॉक, जितना ज़्यादा वॉक करते हैं वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि ये वॉक कितनी ज़रूरी है और इस वॉक के लिए आपको अपने घर का जो पैसेज है वो भी काफ़ी है या नहीं, या फिर ये वाकई हमें कोई मैदान ही ढूंढना पड़ता है जिसकी वजह से बड़ी काहली हो जाती है? देखिए, वॉक, 40 मिनट वॉक अ डे इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। 40 to 50 मिनट्स आप 1 घंटा कर लें, ये काफ़ी बेहतर है। और वॉक के लिए बेहतर ये होता है कि आप घर से बाहर निकलें।
क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं अक्सर, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपने वॉक का कहा, मैं घर में काम तो करती हूँ या करता हूँ, वॉक करता हूँ। ख़वातीन कहती हैं कि जी मैं 5 मिनट वॉक की, मुझे याद आ गया कि दूध चूल्हे पे भूल गई। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक तो आपका डिस्टेंस बढ़ता है, और इम्पॉर्टेंट जो वॉक का टाइम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, वो क्या है? मॉर्निंग वॉक या असर से मगरिब के दरमियान जो हल्की सी धूप की वॉक होती है, अक्सर लोग कहते हैं हम रात के खाने के बाद वॉक करते हैं। बिल्कुल। तो धूप में जो वॉक की जाती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू जो यानी अर्ली मॉर्निंग या फिर जब शाम 4-5 बजे के तेज़ करीब धूप में तो अब डेफिनेटली वॉक करना मुश्किल हो जाता है ना। सही। तो ये जो मॉर्निंग वॉक है या पार्क में जो शाम को लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ फार मोर बेनिफिशियल दैन द नाइट वॉक एट नाइट। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो कि क्योंकि मैं ये नोटिस करती हूँ अपने इर्द गिर्द, तो आपसे जानना भी ज़रूरी है कि हम ये ठीक करते हैं या नहीं। आजकल एक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हम लोगों में, भले जवान हों भले बूढ़े हों। 30s के बाद तो लोग समझते हैं कि भाई ये मैंडेटरी है कि आपको एक सप्लीमेंट टैबलेट अपनी डाइट में ज़रूर रखनी है। अब ये जो नर्व्स की जहाँ तक बात है, लोग नेरोबियान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आई डोंट नो ये ठीक है या नहीं, कुछ लोग तो दिन रात करते हैं, क्या ये ठीक है? और विदाउट कंसल्टिंग विद एनी डॉक्टर? जी, किसी भी ड्रग का जेनरिक नेम जो है वो बेहतर रहता है। नेरोबियान इज़ बेसिकली विटामिन B12, मल्टीविटामिन्स हैं उसमें। और मल्टीविटामिन्स मैं समझता हूँ कि इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर डाइट और रैंडम डाइट है, अल्लाह ताला ने मौसमी फ्रूट उतारा है, ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई सप्लीमेंट लें, क्योंकि वो रॉ मटेरियल नहीं होता, वो एक जस्ट एक छोटी सी डाइट है। और जितनी बॉडी का एक निज़ाम इस तरह से अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी ज़ाया हो जाती है। और बड़ी इस पर स्टडीज़ हैं कि जो B12 का ज़्यादा इस्तेमाल है उससे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ती है। अच्छा। तो अक्सर पेश आते हैं कि जी काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ फार्म में B12 या विटामिन की गोलियां ले रहे हैं, तो उनमें देखा गया है कि स्लीप डिप्रेशन की कमी, नींद की कमी या डिप्रेशन की या एंजाइटी या स्ट्रेस के प्रॉब्लम ज़्यादा देखे गए हैं। बोन एक्स, जितनी नींद कम होती है बॉडी एक्स उतने ज़्यादा बढ़ते इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना डॉक्टर साहब कि आप ये सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले ही ना तो अपने टेस्ट करवाते, बिल्कुल, ना इस सप्लीमेंट के कोर्स को जो कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक होता है मैक्सिमम, उसके बाद अपने टेस्ट करवाते, तो आपको पता ही नहीं है कि डेफिशिएंसी किस चीज़ में आ रही है जो आपको पूरी करनी है, और क्या चीज़ एक्सीड कर गई है ये भी आप नहीं जानते। फिर उसके बाद आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आजकल विटामिन D का एक बहुत ज़्यादा है कि जी हर GP जिसके जी पी रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। एम्प्यूल इज़ फाउंड फॉर इंजेक्शन। एग्जैक्टली। और जो इंजेक्शन फॉर्म है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। पहली बात तो एक लोगों का फॉल्स कंसेप्ट है कि जब हम इंजेक्शन पी लेंगे तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। ज़हनी तौर पे विटामिन D मिल रहा है उन्हें, बॉडी में नहीं मिल रहा। और सबसे अच्छा बेहतरीन विटामिन D की सोर्स अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में धूप बनाई है। बेशक। ठीक है, विटामिन D की सोर्स अंडा है, शहद है, आप ये लें तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चने फिश है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह ताला का रहम है हमारे मुल्क पे बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएगा कि एक नॉर्मल इंसान अपनी रूटीन लाइफ में किन चीज़ों को खाने पीने में स्पेसिफिकली अगर बात करूँ डाइट में अपनी रखे कि जिससे कि वो एक ज़ाहिर है एज तक एटलीस्ट बचा रहे कि कभी एक टांग में दर्द हो रही है, कभी एक बाजू में दर्द हो रहा है, कभी वेन पे वेन आ रही है, कभी हाथ बंद हो गया खुल नहीं रहा, हाथ सो रहे हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए कि हमारी ये चीज़ें एटलीस्ट एकदम स्टार्ट ना हो? देखिए बहुत सिंपल सा जवाब है। बीइंग मुस्लिम से ये बातें हमें तकरीबन 1400 साल पहले बता दी गई। ठीक है कि आप पेट भर के ना खाएं, जब भूख लगे खाना खाएं, दिमाग को ठंडा रखें और पाँवों को गर्म रखें। वाह, तो आपकी सारी तकालीफ वेरी गुड। और नमाज में जो है वो इसका पूरा मुकम्मल इलाज मौजूद है कि जी पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज भी है और सवाब भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और बहुत ही डिटेल के अंदर जो है वो आपने बताया कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी बातें नोट कर ली होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।